हेलो एवरीवन, देखिए अब बात करते हैं हम बर्नौलीज प्रिंसिपल की या फिर बर्नौलीज थ्योरम हम इसे बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने जो है ट्यूब जो है कंसीडर की थी वाटर वाली, ठीक है, वैसे ही ट्यूब हम इसमें बनाएंगे जिसमें एक में एरिया बड़ा ले लेंगे और एक में एरिया छोटा ले लेंगे उसी ट्यूब में। ठीक है, तो वेरिंग जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता क्या है, आपको कहता है इट स्टेट्स दैट सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम of an incompressible non-viscous fluid in a streamlined e-rotational flow remain constant। मतलब क्या, यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है वो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बनाऊँ आपके लिए, देखो जैसे ये मैं ट्यूब यहाँ पर बना रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल बनाई थी, यहाँ पर मैं इसको कैसा बना रहा हूँ, थोड़ा सा इस तरीके से, थोड़ी हाइट मैंने इसको दे दी यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, थोड़ी सी क्या किया मैंने यहाँ पर इसको हाइट दे दी। आप कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, कई जगह आप देखना बुक्स में अलग अलग तरीके से अलग अलग शेप में बनाई हुई है ये। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये है इसका ए पॉइंट और ये है इसका बी पॉइंट। ठीक है, और ये है इसका एक ग्राउंड लेवल। ठीक है, जहाँ से हम इसकी हाइट कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से इसके बिल्कुल मिड पॉइंट तक हमने ये मान लिया ये H1 हाइट है हमारी, और इसके मिड पॉइंट तक ये हमने मान लिया कितनी हाइट है, ये H2 हाइट है। ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस वाले का है A1 और ये छोटे वाला जो है इसका है A2। तो यहाँ वेलोसिटी जो है वो कितनी है, V1 है, और यहाँ जो वेलोसिटी है वो कितनी है, V2 है, वाटर की, क्लियर, फ्लूइड की। क्लियर है इतनी बात, बताओ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर A1 ले लिया हमने, V1 ले लिया, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हम कंसीडर कर लेते हैं P1, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कंसीडर कर लेते हैं हम P2। क्लियर है। अब देखो जरा, जैसे हमने वहाँ पर बात की थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में कि रेट ऑफ फ्लो सेम होता है। जैसे हमने कहा कि एक सेकंड में जितना पानी यहाँ से निकलेगा उतना एक ही सेकंड में उतना ही पानी यहाँ से भी निकलेगा, चाहे ये छोटा है। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में आपने पढ़ा था, क्या था वो, A1 V1 इज इक्वल टू में A2 V2 था, एंड इज इक्वल टू में सॉरी यहाँ पर AV इज इक्वल टू में कॉन्स्टेंट था, ये चीज़ थी। तो इसका मतलब यही था यहाँ से कि कॉन्स्टेंट अपॉन में ये V हो जाएगा, तो A इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ पर यही था कि जिसका एरिया कम हो जाएगा वहाँ से वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो रेट ऑफ फ्लो फिर सेम ही रहेगा। एरिया कम है, आपको लगेगा पानी कम निकलेगा, लेकिन यहाँ स्पीड बढ़ गई तो पानी उतना ही निकलेगा एक सेकंड में। तो रेट ऑफ फ्लो हम इसे बोलते थे AV को, अगर आपको याद हो। ठीक है, AV का याद है, रेट ऑफ फ्लो बोलते थे हम इसको। ठीक है, कैसे आता था ये रेट ऑफ फ्लो, अगर याद है आपको तो देखो देखो जो वॉल्यूम होता था वो हम क्या लिखते थे, एरिया इंटू में लेंथ। ठीक है ना, या डिस्प्लेसमेंट होती थी, ये चीज़ बताई थी मैंने आपको पहले भी कि वॉल्यूम, जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये नीचे वाले का एरिया और ये वाली हाइट, तो इसको मैं लेंथ बोल दूँ, एक तरह से हाइट बोल दो, L बोल दो। ठीक है, तो इसका एरिया πr² और ये H, तो πr² H ऐसे एरिया निकलता था अगर हमारे पास कोई कैसी शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का। तो यहाँ से भी यही चीज़ होती थी, एरिया इंटू में लेंथ हो गया जैसे वॉल्यूम, तो एरिया और ये लेंथ है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एरिया ये लिख दिया मैंने यहाँ पर एरिया, और जो लेंथ है, ठीक है ना, देखो ये लेंथ है, और अगर मैं वॉल्यूम के नीचे टाइम लिख दूँ, दैट इज़ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, दैट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, या फिर वॉल्यूम एक सेकंड में। ठीक है, तो L/T यहाँ पर भी करूँगा, तो एरिया इंटू में L/T क्या हो जाता है, V हो जाता है। तो AV क्या है, हमारा रेट ऑफ फ्लो है। क्लियर है। तो जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी वहाँ पर ये बताता था कि रेट ऑफ फ्लो सेम रहता है, किसी भी पॉइंट पे आप देख लो। ठीक है, जैसे मैंने वो पानी वाला एग्जांपल दिया था आपको कि आप पौधों में पानी दे रहे हो, आगे से बंद कर दो तो एरिया कम हो गया, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है पानी की। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर बर्नौलीज प्रिंसिपल में या थ्योरम में क्या कहता है कि इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, और यानी कि एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। मतलब कहने का क्या है, जितनी एनर्जी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, मतलब टोटल एनर्जी यहाँ जितनी उतनी यहाँ, क्योंकि एनर्जी ना इधर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, तो वो वाली बात है यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ को कंसीडर करता है वो एक प्रेशर एनर्जी को कंसीडर करता है, काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करता है, और पोटेंशियल एनर्जी को। तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें प्रेशर एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की, तीनों का सम जो होगा, टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, वही सेम सम यहाँ भी होगा। यहाँ पर प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम वही सेम होगा, तो यानी कि एनर्जी कंजर्व रहती है किसी भी पॉइंट पे। क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज़ बर्नौलीज थ्योरम से आपको पता चलती है। अब इसमें और भी बड़ी अच्छी कहानी पता चलती है। इसमें हमें कहानी, जैसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में तो एरिया और वेलोसिटी का रिलेशन मिलता था, यहाँ मैं आपको बताऊंगा प्रेशर और वेलोसिटी की कहानी यहाँ पर बनेगी। मतलब क्या कि वेलोसिटी जहाँ ज़्यादा होगी ना वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ अभी पता चलेगा आपको।
ठीक है। तो यहाँ प्रेशर और वेलोसिटी को रिलेट करेंगे, तो इसी से हमें पता चलेगा कि कैसे एयरप्लेन लिफ्ट करते हैं ऊपर, या फिर आप जब प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो तो वहाँ आपको बोलते होंगे, बचपन में देखा होगा आपने, कि यार ट्रेन के बिल्कुल पास मत खड़े हो, ट्रेन आने वाली है, मतलब प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल ही आगे ना जाके खड़े हो। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, जब ट्रेन निकलती है ना वहाँ से, ठीक है, फुल स्पीड में, मान लो वो रुक नहीं रही वहाँ ट्रेन, ठीक है, आगे निकलेगी सीधी, आप वाली ट्रेन अभी आने में टाइम है, लेकिन जो पहले ट्रेन आ गई वो सीधी निकल गई, तो वो क्या करती है, आपको खींच सकती है अपनी तरफ। अब आप कहोगे क्या मैग्नेट है? अभी ये चीज़ समझ में आएगी आपको, ठीक है, मैं अभी बाद में समझाऊंगा ये बात, पहले इसको समझो। देखो अब यहाँ पर जो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है, ये चीज़ आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देता है। P क्या है हमारी? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये क्या है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और ये क्या है हमारी? पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम। तो इनका सम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है हर जगह, चाहे ए हो चाहे बी हो, यहाँ पर कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये कंसीडर कर ली हमने, जो ट्यूब है एक, ठीक है, और इसको इस तरीके से टिल्ट किया कि यहाँ हाइट h1 आई है, यहाँ हाइट h2 आई है। तो ये सब मैंने यहाँ यही लिखा हुआ है कि a1 a2 है, एरिया है a का, और जैसे a2 है b का, रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि a1 a का एरिया है और a2 किसका है? b का। ऐसी v1 v2 वेलोसिटीज़ हो गई, p1 p2 क्या हो गए? प्रेशर हो गए, और h1 h2 क्या हो गई? इनकी हाइट्स हो गई। क्लियर? अब देखो ज़रा यहाँ पर हमें क्या करना है, आपने पढ़ी होगी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है हमें? देखो नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो बहुत ही सिंपल है ये वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होती है हमारे पास? बताओ कि जो आपके पास वर्क होता है इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है। ठीक है, अब ये सब हम यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ पर ये जो टोटल वर्क है ये यहाँ पर आपके पास देखना भी किस तरीके से निकाल लेंगे हम। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं पहले। देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखो अगर हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज करें तो इस पॉइंट और इन पॉइंट के डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, तो हमें ए और बी पर ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। देखो जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है? 1/2 mv², मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, देखो मास तो सेम रहेगा, बिकॉज हमें ये चीज़ किस में पता थी? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से पता थी हमें ऑलरेडी कि जो मास है, जितना वाटर यहाँ पर फ्लो किया, अगर मैं कहूँ कि इतना पार्ट लिया हमने ये, ठीक है, डेल्टा टी टाइम में मान लो इतना वाटर फ्लो किया, ये इतना आगे गया तो यहाँ से भी इतना ही निकलेगा बाहर। ठीक है, जैसे मैं मान लो यहाँ पर ये कंसीडर कर लेता हूँ, ये इस तरीके से डेल्टा टी टाइम में। ठीक, तो यहाँ पर मान लो इसने ये जो डिस्टेंस था हमारा L1 हो गया, और ये वाला जो डिस्टेंस हो गया हमारा कितना हो गया? ये यहाँ से यहाँ का L2 हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कह लो इसको या तो। ठीक, क्लियर है इतनी बात? ठीक, तो यहाँ पर मास तो क्या रहेगा हमारा? सेम रहेगा, बिकॉज जितना वाटर का मास यहाँ से आया है उतना ही यहाँ से निकलेगा। ये हमने पता कर लिया था, रेट ऑफ फ्लो, या आप कह सकते हो है ना, रेट ऑफ फ्लो, जितना यहाँ से जिस रेट से फ्लो हो रहा है उतना ही यहाँ भी उसी रेट से फ्लो होगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं? तो इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो तो यहाँ पर क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। क्लियर? अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ से ये निकला है 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी, ठीक है, तो यहाँ से भी 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी ही निकलेगा। वो अलग बात है वो किस तरीके से निकलेगा, एरिया कम है तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी ज़्यादा से निकाल देगा। तो मास यानी कि सेम रहता है दोनों तरफ। तो बात आ गई वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हमें पता है जहाँ एरिया कम है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ ज़्यादा होगी, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यही बात है, ठीक है ना? वाटर की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो यानी कि मैं यहाँ लिखूँगा काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट माइनस होगी काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट। तो बी पॉइंट पे क्या हो जाएगी? हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस में काइनेटिक एनर्जी एट ए हाफ m v1 का स्क्वायर, ये हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक, इसी तरीके से हम बात करेंगे किसकी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हम कैसे निकाल लेंगे? अब इसमें तो आपको पता है हाइट से पोटेंशियल एनर्जी हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपको पता है क्या होती है हमारे पास? mgh होती है। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी? mgh होती है। क्लियर? तो यहाँ m भी कांस्टेंट है जो मैंने आपको बोला वाटर का, ठीक है, और जो g है ये तो हमें पता है कांस्टेंट ही होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला। h वेरी कर रहा है तो हाइट इसकी ज़्यादा है, h2 क्या लिया है हमने? ग्रेटर लिया है h1 से।
तो अगर हमने H2 ग्रेटर लिया है H1 से तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इसी की ज़्यादा होगी। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो एम जी बी पे हाइट है H2 और यहाँ क्या हो जाएगा एम जी, और यहाँ पर हाइट कितनी है हमारे पास H1 है। बताओ समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात। ठीक है, अब वर्क देखो हम यहाँ पर कैसे निकाल लेंगे। देखो ज़रा वर्क, देखो जो नेट वर्क है वो हम कैसे निकाल लेंगे यहाँ पर। देखो मैं सिंपल वर्क आपको पहले बताता हूँ कि कैसे निकलता है। देखो सिंपल वर्क कैसे निकलेगा आपका, देखो आपको फॉर्मूला पता है, फोर्स इनटू में क्या होती है डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक, और प्रेशर आपको पता है फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो यहाँ से अगर हम फोर्स देखें तो प्रेशर इनटू में एरिया बनेगा। तो यहाँ फोर्स की वैल्यू रख दो, देखो प्रेशर इनटू एरिया, और ये डिस्प्लेसमेंट मान लो ये L हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो P इंटू A इंटू में क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा L आ रहा है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि कैसे किया है हमने ये। तो यहाँ पर भी यही काम करेंगे हम, यहाँ पर इस पॉइंट पे वर्क देखेंगे और इस पॉइंट पे वर्क देखेंगे। अब देखो जरा इसके अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स ऐसे लग रही है, फोर्स ये लग रही है यहाँ। ठीक है, ये इसको आगे धक्का लग रहा है इतना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब पानी आगे जा रहा है ना, लेकिन इस पर जो डिस्प्लेसमेंट तो आगे ही हो रही है पानी की, लेकिन इस पर जो फोर्स है ना वो कैसे लग रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इसमें उल्टी लग रही है। क्यों लग रही है? बिकॉज यहाँ जो ऑलरेडी वाटर है वो जब पीछे से कोई चीज़ आ रही है तो वो उसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। वो तो अलग बात है, ज़बरदस्ती आप यहाँ से धक्का दे रहे हो तो अब आगे जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे याद रखना फोर्स इधर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट चाहे इधर हो रही है, लेकिन जो वाटर यहाँ पहले से पड़ा है वो इधर इस पर फोर्स लगाएगा। ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए आपके। ठीक है, अब देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर कहें कि जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि वर्क एट ए प्लस वर्क एट बी, अगर हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये भी क्या होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो मैंने अब क्या आपको बताया फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पर, तो फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं dx लिख दूँ अगर, तो इसका जब हम वेक्टर फॉर्म हटाते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट होता है आपके पास। ठीक है ना, स्केलर होता है। ठीक, तो ये कोस कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्यों होगा यहाँ कोस 180? देखो फोर्स इधर लग रही है इसमें, और सॉरी फोर्स इधर लग रही है इस पॉइंट पे, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। तो 180 डिग्री का एंगल हो रहा है। देखो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है यहाँ पर बी पॉइंट पे। तो यानी कि यहाँ कितना एंगल बन रहा है इन दोनों का 180 डिग्री। तो 180 तो ये कितना हो जाएगा माइनस FDX हो जाएगा। समझ रहे हो ये बात? और यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास cos 0। cos 0 क्या होता है हमारा 1 होता है, बिकॉज F और डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ cos 0 आ जाएगा उस केस के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी एक बात बस याद रखो यहाँ पर। तो इसको मैं देखो क्या लिखूँगा यहाँ पर, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है यहाँ L1 हो रही है। ठीक है, और इस पर जो फोर्स लग रही है ये F1 लग रही है, और यहाँ ये F2 है। तो F1 और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है L1। ठीक है, यहाँ फोर्स लग रही है F2 और डिस्प्लेसमेंट हो रही है L2, लेकिन यहाँ फोर्स वाली ये कहानी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज यहाँ नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, बिकॉज फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट उधर लग रही है। ठीक है, तो ये साइन माइनस का आ जाता है इस वजह से। नहीं तो ये FDX करके भी कर सकते हो आप, F इंटू L इंटू में cos 180, तो वो -1 आ जाएगा, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बताओ अब वही है कहानी कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। यहाँ से आपको पता चल रहा है, तो यहाँ पर रख दो वैल्यू, ये क्या हो जाएगा P1 और A1 और ये L1, माइनस में ये क्या हो जाएगा P2 और ये A2 और ये रहा L2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा, समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, देखो L1 की वैल्यू देखो ज़रा क्या होगी यहाँ से, इसकी ये जो डिस्प्लेसमेंट है L1, ये क्या होगा, देखो डिस्टेंस आपको पता ही है क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। बिकॉज वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, बताओ? अगर हम बात करें वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ कितनी है, v1 है, और टाइम है डेल्टा t। ऐसे ही यहाँ पर L2 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी है v2 और टाइम है डेल्टा t। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं ज़रा, देखो ज़रा क्या आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल सिंपल चल रही है ना बर्नौलीज़, बताओ। देखो यहाँ पर जो वर्क डन चल रहा है हमारा वो क्या चलेगा, यहाँ से देखो P1, ठीक है, A1 L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से v1 डेल्टा t, और इसकी यहाँ पर P2 A2 और L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी v2 डेल्टा t। डेल्टा t ही रखेंगे क्योंकि जितना टाइम हम इधर ले रहे हैं और उतना ही टाइम यहाँ ले रहे हैं। ठीक है ना, इतनी बात बताओ, आई बात समझ में यहाँ तक? बताओ अब देखो ज़रा, ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो रही है यहाँ पर,
इस चीज़ को समझो। अब ये जो A1V1 है, A1V1 है, A1V1 है, इसको मैं वॉल्यूम अपॉन में टाइम ले सकता हूँ। टाइम यहाँ डेल्टा टी ले रहे हैं तो ये, बिकॉज ये AV क्या था हमारे पास, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम था। ये मैंने यहाँ भी आपको करके दिखाया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ के नीचे भी हमने टाइम लगा दिया, क्योंकि ये टी किया, ये टी किया, तो ये कितना आ गया, A इंटू में V। तो AV क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँ, ये वाली वैल्यू, तो देखो क्या हो जाएगा, ये P1 और A1V1 को करके हमारा V1 ये वॉल्यूम वाला आएगा। तो V वॉल्यूम मैं ऐसे लिख दूंगा ताकि आपको ये ध्यान में रहे, वॉल्यूम है, नहीं तो वेलोसिटी वाला V ही समझोगे आप इसको, ठीक है। तो ऐसे कर दिया मैंने A1V1 को, और अपॉन में क्या किया, डेल्टा टी, बिकॉज ये A1V1 क्या होता है, AV क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो, दैट इज अ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है। और ये रहा आपके पास इधर से डेल्टा टी, और यहाँ भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। A2V2 को क्या लिखोगे आप, अगर ये हमारा वॉल्यूम ये 1, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम बताओ 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये V1 और V2 क्या है हमारे पास, इक्वल ही है, ये भी ध्यान आपको रहना चाहिए। V1 और V2 कैसे हैं हमारे पास, इक्वल हैं, याद रहेगा। बिकॉज रेट ऑफ फ्लो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में बताया था आपको कि जितना यहाँ से निकलेगा उतना यहाँ निकलेगा, बिकॉज क्लियर है इतनी बात। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दूँ आपके लिए, देखो कैसे कर सकता हूँ ताकि ईजिली समझ में आ जाए। देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से आपको पता है A1V1 इक्वल टू A2V2 होता है, तो मैं इस A2V2 को ही क्या रख दूँ, A1V1 रख दूँ, तो ज़्यादा ईजी समझ में आएगा आपको। देखो A1V1 रख दिया मैंने, यहाँ आप लिख सकते हो A1V1 इक्वल टू क्या है, A2V2 बाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये कर दिया मैंने। तो इससे क्या होगा आपको, जैसे वैसे तो यहाँ से ये भी कर सकते थे कि V2 करते V1 और V2 सेम ही होते हैं, ठीक है। जितना वॉल्यूम इस साइड से निकलेगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा। यही कहानी आपको समझाई हुई थी, मास के लिए भी समझाई थी, जितना मास ऑफ वाटर इधर से निकलेगा उतना ही मास ऑफ वाटर इधर से निकलेगा, ठीक है। चलो ये चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए, फंडे। तो A1V1 ही लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। तो A1V1 है तो मैं इसको ये वॉल्यूम V ही लिख सकता हूँ। तो मैं अब यहाँ पर 1 नहीं लगा रहा हूँ ये, ठीक है, सिंपल V लिख रहा हूँ वॉल्यूम वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ चेंज कर दूँ ताकि ये डेरिवेशन अच्छे से लगे आपको। इसको मैं यहाँ पर यही रहने दे रहा हूँ अभी, A1 और ये V1 यही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन गई। तो यहाँ पर अब चेंज करूँगा, A1V1 को मैं क्या लिख दूँगा बताओ, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो डेल्टा टी टाइम में, और ये डेल्टा टी है। सेम यहाँ पर भी कर दूँगा, P2 A1V1 को वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, और ये डेल्टा टी साथ वाला, तो ये इससे कट गया। तो यहाँ से देखो आपके पास ये बच गया P1V माइनस में P2V। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, V यहाँ से कॉमन ले लो, ये P1 माइनस में P2 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, क्लियर। अब देखो जो वर्क एनर्जी थ्योरम थी ना, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो वर्क इज इक्वल टू में क्या था हमारे पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिखते हैं हम चेंज को डेल्टा से, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास, यहाँ से देखो ज़रा, वॉल्यूम P1 माइनस P2 है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी यहाँ पर देखो, ये है 1/2m ये है यहाँ पर, दिख रहा है सभी को, ठीक है। 1/2m ये हो जाएगा आपके पास V2 का स्क्वायर माइनस 1/2m V1 का स्क्वायर, ये हो गया। प्लस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये रही हमारे पास, mg H2 माइनस में mg H1, ठीक है। देखो यहाँ से आपके पास, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर पर्टिकुलर, जैसे ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये हमारी क्या आ गई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। अगर इसको देखो मैं ऐसे लिख दूँ, ये V हो गया, ये हमारा P1 माइनस में P2 हो गया। देखो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज़ प्रेशर एनर्जी, क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज़ प्रेशर एनर्जी, ये याद रखना, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है। यहाँ से मैं 1/2m कॉमन निकाल लूँगा, तो V2 स्क्वायर माइनस में V1 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, mg कॉमन लूँगा, तो ये H2 माइनस में H1 बनेगा, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पर, अब आपके पास ये होगी प्रेशर एनर्जी, ये होगी काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्लियर। अब देखो ज़रा यहाँ, अब हमें जो कहा गया था वो क्या बोला गया था, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इनको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसको भी मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम, और इसको भी क्या करूँगा मैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये कर दिया हमने, याद रहेगा ये स्टेप।
उसके बाद देखो यहाँ तो ये v से v कट गया, यहाँ पर क्या बचा, सिंपल P1 माइनस में P2 बचा। अब देखो 1/2 m/v क्या होता है, देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो m/v इज़ रो, तो यहाँ इसको रो लिख देंगे। और ये क्या है हमारे पास यहाँ v2 का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर, यहाँ भी सेम ऐसे ही करेंगे, ये m/v है तो ये क्या बन गया हमारा, रो बन गया, रो g h2 माइनस में h1 बन गया। अब देखो ज़रा यहाँ पर क्या करेंगे हम, P1 माइनस में P2, अब इसको ओपन कर लेंगे ऐसे 1/2 रो v2 का स्क्वायर माइनस में 1/2 रो v1 का स्क्वायर प्लस रो g h2 माइनस में रो g h1। ठीक है, अब देखो 1 1 वाली एक साइड कर लो, ये P1 है, इधर से 1 वाली ये है, तो ये प्लस का 1/2 रो v1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये समझ में आई बात, और 1 वाली कौन सी है, ये है, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, इधर रो g h1 हो गया, इधर ये P2 प्लस का हो जाएगा आके, माइनस P2 है ना, इधर जाके प्लस का, फिर ये प्लस का है ही है इक्वल टू में 1/2 रो v2 स्क्वायर, और ये भी प्लस का ये रो g h2। तो ये देखो दिस इक्वल टू दिस आ रहा है, यानी कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम का सम हर जगह क्या है, सेम है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो P प्लस में 1/2 रो सॉरी v स्क्वायर, अब 1 2 3 ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे ये, ठीक है, प्लस में रो g h इज इक्वल टू में क्या है, ये कांस्टेंट है। कितनी बात समझ में आई बताओ। जैसे ये था ना हमारे पास a1 v1 इक्वल टू a2 v2 था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, तो a v इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया, तो ऐसे ये है, बस यहाँ ये 1 और इधर का 2 ये हटा देंगे और सिंपल एक चीज़ ये लिखेंगे, क्योंकि ये ही तो चीज़ है जो हर जगह क्या है, सेम है। जैसे ये यहाँ का है और ये वाला यहाँ का है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये हर जगह सेम ही रहने वाली है। तो ये क्या, एनर्जी कंजर्वेशन है। कितनी बात समझ में आई बताओ। अब यहाँ से थोड़ा सा ये चीज़ समझो, देखो प्रेशर एनर्जी जो होती है हमारी, वो मैंने आपको बताया यहाँ से, ये इस तरीके से आती है, ठीक है, PA/L, और A/L क्या होता है हमारा, V होता है, A/L क्या होता है, V होता है। क्लियर है, इतनी बात याद रहेगी। ये प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट L, और A/L क्या होता है हमारा, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये PV क्या है, हमारी प्रेशर एनर्जी है। क्लियर। यहाँ पर बस मैंने क्या किया था, L था ना, ये L को भी हमने जो है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ले ली थी V1 डेल्टा T, फिर A1 V1 हमने क्या कहा, हमारा वॉल्यूम होता है। क्लियर है, क्या होता है ये हमारा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ले लिया हमने। A2 V2 भी A1 V1 के इक्वल हो जाएगा, ये हमें पता ही है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये PV ही आ रहा था यहाँ पर भी करने से, और इसको भी करोगे अगर आप PA/L, A/L भी V होता है। ठीक है, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इस प्रेशर एनर्जी, और पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो ये इससे कट जाता है, ये P ही बचता है, तो यहाँ ये P बच रहा है। ऐसी काइनेटिक एनर्जी आपको पता है 1/2 mv² होता है, ये V वेलोसिटी वाला, और पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे अगर तो जो वॉल्यूम वाला V डिवाइड करेंगे, और m/v क्या होता है, रो होता है, तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही mgh क्या होती है, हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको भी अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगी ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो m/v इज़ रो जी एच, तो ये रो जी एच आ गई। तो ये क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन सब का सम जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ये बर्नौलीज प्रिंसिपल किस फ्लूइड पे एप्लीकेबल होता है, जो इनकम्प्रेसिबल हो, जिसमें डेंसिटी सेम रहती है। ठीक है, और नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस कौन सा होता है बताओ, जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता। ठीक है, नॉन विस्कस फ्लूइड। और स्ट्रीमलाइंड होता है, मतलब स्टेडी फ्लो होता है, और ई रोटेशनल होता है, रोटेट नहीं करता। क्लियर, ये सब चीज़ें सही हैं। ये इनकी ना प्रॉपर्टीज़ में भी आ जाती हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है किस फ्लूइड पे एप्लीकेबल है प्रॉपर्टीज़, तो इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, स्टेडी फ्लो, ई रोटेशनल, ये सब आप इसमें लिख सकते हो। बताओ जी, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब ये जो कहानी है हमारी, ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, डिवाइड, ये वैसे आंसर है आपका। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन ऑन बोथ साइड बाय रो जी से देखो डिवाइड करो इसको, देखो P/ρg प्लस में 1/2 रो v², इसको भी रो जी से डिवाइड कर दिया, प्लस रो जी एच में भी रो जी से डिवाइड कर दिया, और कांस्टेंट को भी रो जी से हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, है ना, कांस्टेंट को डिवाइड कर रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू से ही, तो एक कांस्टेंट नया आ जाएगा। और यहाँ पर देखो जरा, ये P/ρg प्लस में रो से ये रो कट गया, 1/2 v² g
ठीक है। और ये क्या है, रो जी से रो जी कट गया, ये आ गया एच, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो टर्म है ये भी इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। ये यहाँ से क्या बन गया, ये आपके पास, इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रेशर हेड। इस वाली टर्म को बोलते हैं, ये वाली जो टर्म है इसको बोलते हैं हम वेलोसिटी हेड। और ये जो एच है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल हेड या फिर ग्रेविटेशनल हेड बोलते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ कैसे आए, देखो आपको पता होना चाहिए। प्रेशर हेड क्या होता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट क्या होता है हमारा, प्रेशर हेड होता है। कैसे आया होगा ये देखो ज़रा, ये चीज़ समझ में आ गई ना आपके, ठीक है। देखो कैसे आया होगा ये समझो। देखो प्रेशर एनर्जी मैंने क्या बोला था आपको, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब प्रेशर हेड क्या होता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। तो वेट क्या होता है हमारे पास, बताओ, mg होता है। क्या होता है हमारे पास, पर यूनिट वेट इज़ mg, है ना। तो वेट हमें mg पता है, तो ये mg लगा दिया हमने, और ये वॉल्यूम वाला v है, ठीक है। तो v/m क्या होता है, देखो मास अपॉन में वॉल्यूम इज़ रो, और अगर मैं ये पलट दूँ वॉल्यूम अपॉन में मास, तो ये 1/ρ आ गया, ठीक है। तो ये 1/ρ हो गया वॉल्यूम बाय मास। तो P वॉल्यूम बाय मास इज़ 1/ρ, तो रो यहाँ आ जाएगा जी, तो P/ρg आ गया, देख लो ये या नहीं। तो ये हो गया प्रेशर हेड। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट इज़ वेलोसिटी हेड। काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी, 1/2 mv² और डिवाइड बाय mg। तो m से m कट गया तो v²/g आ गया, देख लो यहाँ पर। तो ये बन गया हमारा वेलोसिटी हेड। ऐसी पोटेंशियल हेड या ग्रेविटेशन हेड क्या होता है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है पर यूनिट वेट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ mgh, उसके नीचे भी क्या लगा दो, वेट mg। तो ये देख लो h बच गया, सिंपल। तो ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आपके, ये सब रफ वर्क है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, कभी कहो कि सर ने तो खिचड़ी बना दी है यहाँ। क्लियर, बताओ समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन होती है। तो इसकी एक नई डेफिनेशन भी बन जाती है फिर आपके पास। वो क्या होती है कि अकॉर्डिंग टू विच द सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड रिमेन कांस्टेंट इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द आइडियल फ्लूइड, बिकॉज आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस हम कंसीडर करते हैं, इरोटेशनल भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक नई डेफिनेशन ये बना सकते हो, जैसे यहाँ पर आपने बनाई थी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इनका सम क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड जो है हमारा ग्रेविटेशन हेड या पोटेंशियल हेड, इनका भी सम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बताओ क्लियर हुई बात इतनी, ठीक है। अब इसमें देखो जो मेन कहानी है, जो मैं आपको कह रहा था कि जैसे एयरप्लेन उड़ते हैं, ठीक है, वो कैसे उड़ते हैं, या वो जो ट्रेन वाली कहानी में कह रहा था कि ट्रेन खींच लेती है अगर वहाँ से बहुत तेज़ स्पीड से निकले, अगर आप बहुत आगे खड़े हो तो बोलते हैं कि पीछे ही खड़े हो ज़्यादा। वो क्या है कहानी, उसको समझो। देखो जो फ्लूइड फ्लोइंग एट अ हॉरिजॉन्टल लेवल की कहानी है, तो जैसे ये मैंने ये ट्यूब बनाई थी, इसको हॉरिजॉन्टल लेवल पे रख दिया, यानी कि इसकी हाइट क्या हो गई, सेम हो गई। अगर ये हाइट सेम हो गई तो ये इक्वेशन देखो, जो मेन इक्वेशन है हमारी यहाँ पर, इस वाली में देखो, यहाँ पुट करेंगे अगर हम, अगर यहाँ मैं हाइट्स को देखो ज़रा इक्वल कर दूंगा, ठीक है, तो ये ρgh और ये ρgh क्या हो जाएगा, कट जाएगा इधर। अगर ये h1 भी और h2 भी h के इक्वल हो गए तो ये h हो गया, तो ये कट जाएंगे, या फिर इस टर्म को इधर लेके जाओगे माइनस हो जाएगी। देखो ना इधर क्या है, ये देखो ऐसे लिखता हूँ मैं, P1 प्लस 1/2 रो V1² प्लस ρgh हो जाएगा ये, और ये P2 प्लस में 1/2 रो V2² प्लस में ρgh हो जाएगा, ये भी ये कट जाएगा, या फिर इसको इधर माइनस में ले जाओ तब भी कट जाएगा, ऐसे भी काट सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ नहीं समझ में आ रही आपको कि ये इक्वल टू दिस हो रहा है, तो यानी कि अब ये P प्लस 1/2 रो V² क्या हो रहा है हमारा, कांस्टेंट हो रहा है, यानी कि प्रेशर और ये वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से कहानी आपको क्या समझ में आती है कि ये दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो अब इसमें चेंज किया जाए, चेंज क्या किया जाए कि वेलोसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अगर यहाँ वेलोसिटी अब ज़्यादा हो गई तो वैल्यू तो वो कांस्टेंट आनी चाहिए जो पहले से फिक्स है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, वेलोसिटी या किसी कारण वेलोसिटी हो गई ज़्यादा, ये चीज़ तो वही रहनी चाहिए। तो अगर वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा हो गई तो अब ये प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर कम होगा, तभी इनका सम क्या होगा, वही आएगा जो पहले से था। भाई कोई दो चीज़ों को ऐड करके कुछ वैल्यू आ रही है, अब एक चीज़ उसमें आपने बढ़ा दी और वैल्यू वही चाहिए पुरानी, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी ना। देखो जैसे
2 प्लस में 5 क्या है हमारा 7 होता है, ठीक है। अब वैल्यू तो ये 7 ही चाहिए, हमने कहा क्या बोला कि वेलोसिटी बढ़ा दिया आपने, मान लो 6 कर दी, वैल्यू 7 ही चाहिए। मान लो ये वाले यहाँ पर इस तरीके से ऐसे समझो, ठीक है, वैसे पूरी वैल्यू आएगी, लेकिन फिर भी एक बस आपको गो थ्रू कराना है एग्जाम्पल से, ठीक है। वेलोसिटी मान लो ये 6 हो गई, तो प्रेशर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, तभी 7 होगा। तो मतलब एक चीज़ बढ़ गई अगर तो दूसरी घटेगी। सेम चीज़ है, अगर प्रेशर बढ़ गया तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, है ना, तभी इनका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये तो चीज़ समझ में आ गई आपके। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, कहीं कहो कि सर ये प्रॉपर जो है रेशो में कैसे आपने बढ़ा दिया घटा दिया, यहाँ 1 बढ़ाया यहाँ 1 घटा दिया, ये तो एक एग्जांपल के तौर पर बताया, वो अलग बात है। ये पूरी वैल्यू जो होगी अफेक्ट हो जाएगी ना वी के बढ़ने से, तो ये पूरी वैल्यू अगर अफेक्ट होगी तो मुझे तो आंसर वही चाहिए जो पहले थे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर प्रेशर उतना ही हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। ये चीज़ समझ में आई। तो मतलब कहानी में क्या है कि वेलोसिटी बढ़ गई फ्लूइड की, तो वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब समझो बात को, जैसे ट्रेन की बात करते हैं हम, ठीक है। जैसे ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप खड़े हो, ठीक है, और ट्रेन जो है यहाँ से निकल रही है और तेज़ी से गई, तेज़ी से जब गई और आप या कोई और है बहुत ही पास खड़ा है, तो होगा क्या उसके साथ, देखो यहाँ जो फ्लूइड है वो जो है एयर है, ठीक है। अब एयर क्या हो गई यहाँ पर, वेलोसिटी एयर की क्या हो गई, बढ़ गई, है ना, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर इस पॉइंट पे जब ट्रेन आई तो आपने देखा ना जो आसपास जो सामान होता है ना वो भी उड़ जाता है यहाँ से, ठीक है। वो क्यों होता है ऐसा, यहाँ क्या हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई। अगर आपने बहुत सुपर फास्ट ट्रेन देखी है ना अपने प्लेटफॉर्म से आते हो, तो देखना नीचे भी जो सामान होता है सारा उड़ जाता है, तो वेलोसिटी वहाँ बढ़ गई एयर की, ठीक है। उसकी वजह से अब वेलोसिटी बढ़ गई तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहाँ प्रेशर कम हो गया और आप जहाँ खड़े हो वहाँ प्रेशर क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जब वहाँ से ट्रेन जा रही है अब, क्योंकि वेलोसिटी उसने बढ़ा दी वहाँ पर फ्लूइड की, एयर की, तो वहाँ प्रेशर कम हो गया और आपका ऑलरेडी जो प्रेशर है वो उसके कंपैरिजन में अब ज़्यादा रहेगा। तो बंदा कैसे मूव करता है या कोई भी चीज़ कैसे मूव करती है, हाई टू लो, तो हाई प्रेशर से आप क्या हो जाओगे, लो की तरफ हो जाओगे। बात इतनी समझ में आई या नहीं, बताओ, हाई से लो की तरफ नहीं आ जाओगे। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ वेलोसिटी बढ़ गई ट्रेन के आने से, तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो इसके कंपैरिजन में आपका जो प्रेशर है ऑलरेडी जो यहाँ फ्लूइड है, एयर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्रेशर क्या है हमारा, ज़्यादा ही है। या नॉर्मल प्रेशर भी लेके जाओ चलो आप, ठीक है, पहले सेम प्रेशर है, लेकिन जब ट्रेन यहाँ से निकल गई तो वेलोसिटी बढ़ गई यहाँ फ्लूइड की, उसकी वजह से प्रेशर कम हो गया, तो ये वाला प्रेशर अब ज़्यादा कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा यहाँ कम, तो हाई टू लो जाएगा बंदा। तो इसी तरीके से ट्रेन के जो पास होता है ना प्लेटफॉर्म पे देखने की येलो पट्टी लगी होती है, उसका मतलब ये होता है कि इससे पीछे खड़े रहो आप जब ट्रेन वहाँ से निकले, तो वो यही कारण है, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, और आपका इधर प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा से क्या हो जाएंगे आप, बताओ, ज़्यादा प्रेशर से लो की तरफ जाओगे, ठीक है। तो वो ट्रेन इसलिए बोलता है कि खींच लेती है अगर बहुत पास खड़े हो, और बंदे को लगता है यार ये कैसे हो गया, मैग्नेट थोड़ी है कैसे खींच लिया, तो ये फिजिक्स है, समझ गए। अब प्लेन्स की बात करते हैं। देखो एरोप्लेन्स जो होंगे आपने देखे होंगे किस तरीके से बने होते हैं, जैसे इस तरीके से मैं बनाऊँ ऐसे, ये इसके विंग्स होते हैं, ठीक है। ये विंग्स अगर मैं बताऊँ आपको इस तरीके से ऐसे बने होते हैं ये, ठीक है, ऐसे ये विंग्स, ठीक है, इस तरीके से बने होते हैं। अब ये करता क्या काम है इस चीज़ में, ठीक है। देखो ये चीज़ अगर आपके समझ में आ रही है इस तरीके से, यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो ये साइड व्यू आप देख रहे हो, देखो ये ऐसे मूव कर रहा है जहाज़, ठीक है, मान लो ये ऐसे है जहाज़, ठीक है, जहाज़ ऐसे मूव कर रहा है, ये चीज़ ऐसे बनी होती है। इसका क्या है, जैसे एयर आई यहाँ पर, ठीक है, एयर आ रही है, ये नीचे से तो एयर ऐसे निकल गई फ्लूइड की स्ट्रीम लाइंस मान लो, ठीक है। अब यहाँ इसके ऊपर से क्या होंगी, ये ऐसे करके निकलेंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाती हैं, यहाँ पर क्राउडेड हो जाती है। आपको पता है स्ट्रीमलाइन जहाँ क्राउडेड हो जाती है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ये आपको बताया था। तो यहाँ बताया था कि नहीं बताओ, जब स्ट्रीमलाइन करवाया था, तो क्राउडेड हो गई तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ गई और प्रेशर क्या हो गया, यहाँ कम हो गया, क्योंकि एयर की जो है स्ट्रीमलाइंस क्या हो गई, यहाँ ज़्यादा हो गई, क्राउडेड हो गई, और यहाँ वेलोसिटी बढ़ गई। इसका मतलब, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ने से क्या हुआ, प्रेशर क्या हो गया यहाँ पर कम, और यहाँ प्रेशर क्या है, ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन किया जाता है। तो ये प्रेशर जो भी था यहाँ पहले से ही, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, बिकॉज ये स्ट्रीमलाइन हो गई, स्ट्रीमलाइन क्या हो गई, क्राउडेड हो गई, उसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी से प्रेशर कम हुआ, तो इसकी वजह से ये क्या होता है, हाई से लो की तरफ जाता है, तो ये अप उठ जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो मेन कंसेप्ट को समझ जाओ, क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर
बढ़ रही है तो प्रेशर कम होता है। सुनने में ऐसा लगता है ये तो क्या वेलोसिटी तो जहाँ ज़्यादा होती है प्रेशर ज़्यादा होगा, नहीं। समझ रहे हो इतनी बात, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा होगा, जहाँ वेलोसिटी कम है, और वेलोसिटी जहाँ ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम होगा। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आई है कहानी पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये था आपके पास बर्नौलीज प्रिंसिपल, या फिर हम इसको बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। तो बहुत ही सिंपल है वैसे ये, ठीक है, लेकिन डिटेल में आपको समझा दिया। फंडा क्लियर रखो अपना, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।